Good morning, students. I am Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ एथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेस ऑफ एथोलॉजी, इकोएथोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच इज इकोएथोलॉजी। Ecoethology is a comparatively new branch of ethology in which the relationships between the behavior of a species and other living and non-living components of environment are investigated. इस ब्रांच के अंतर्गत हम किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज के बिहेवियर के बारे में, उस स्पेसिफिक स्पीसीज का जो बिहेवियर होता है उसका इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में उनका क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये जो इकोएथोलॉजी होती है ये किसी दो में से किसी एक प्रकार की हो सकती है। यानी कि हम जब इस एथोलॉजी की जो ब्रांच की स्टडी करते हैं तो उसमें हम किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज का अध्ययन करते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक हैबिटेट के बारे में ध्यान देते हैं कि उसमें उनका व्यवहार किस तरह से होता है। और जब हम किसी एक स्पेसिफिक हैबिटेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप के जो हैबिटेट्स होते हैं उनमें अध्ययन करते हैं, जैसे कि डेजर्ट है या ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, उनमें हम इनकी स्टडी करते हैं। और स्टडी इस तरह से की जाती है कि जैसे कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं। 2 या 3 तरह की स्पीसीज हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं और सेम हैबिटेट में रहती हैं। अब जब वो सेम हैबिटेट में रहती हैं तो उनमें किस तरह का अडेप्टेशंस पाया जाता है और उन अडेप्टेशंस के अनुसार उनमें क्या व्यवहार होता है, तो उस बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इस तरह से जो ये इनका व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो एक तरह से इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है कि इनका उस जगह पर क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है। एक तो हमने देखा कि एक ही हैबिटेट में अलग अलग स्पीसीज के जो एनिमल्स रहते हैं उनका बिहेवियर और उनके अडेप्टेशंस किस तरह से होते हैं। दूसरा, हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि एक ही स्पीसीज के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी कि अब हैबिटेट चेंज हो गया है और स्पीसीज सेम है, अलग अलग जगह पे रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहती हैं तो उनका बिहेवियर डेरिवेटिव्स क्या है उनके, यानी कि जब ये अलग अलग हैबिटेट्स में रह रही हैं तो उनके व्यवहार में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह से इकोइथोलॉजी में एनिमल्स के बिहेवियर और इन्वायरमेंट के बीच में उनके रिलेशनशिप को या उनके जो रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज इथोफिजियोलॉजी। इथोफिजियोलॉजी डील्स विद द फिजियोलॉजी बेसिस ऑफ बिहेवियर। ये बिहेवियर का जो फिजियोलॉजी होती है उससे ये संबंधित होती है। और इसके लिए ये जो ये इसकी 2 मेन ब्रांचेस होती हैं जो कि किसी भी एनिमल के नर्वस सिस्टम, मस्कुलर और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बिहेवियर के साथ इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरोइथोलॉजी, इस न्यूरोइथोलॉजी में ये सेंसरी प्रोसेस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ संबंधित होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर का कारण होते हैं। नेक्स्ट इज इथो एंडोक्राइनोलॉजी।
Ethoendocrinology deals with the relations between hormones and behavior. इसमें जो व्यवहारिक अंतःस्रावी व्यवहार होता है वो हार्मोन्स और व्यवहार के बीच में रिलेशन होता है. नेक्स्ट इज बिहेवियर जेनेटिक्स विच इज कॉल्ड ईथोजेनेटिक्स. इस ईथोजेनेटिक्स ब्रांच के द्वारा किसी भी व्यवहार के लिए सिंगल और जो मल्टीपल जीन्स होते हैं उनकी सहायता से जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. Two areas of ethology deals with the change of behavior over time. The phylogeny of behavior traces the evolutionary origin and development of behavioral characteristics, and the ontogeny of behavior studies the development of behavior in an individual. फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियर के द्वारा ओरिजिन ऑफ बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है और ऑन्टोजेनी ऑफ बिहेवियर के द्वारा जो बिहेवियर का डेवलपमेंट है उसके बारे में उसका अध्ययन किया जाता है. नेक्स्ट ब्रांच है ह्यूमन इथोलॉजी. इस ह्यूमन इथोलॉजी ब्रांच में ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है. इट एम्फसाइज phylogenetically transmitted and genetically determined regularities and variability of human behavior. किसी भी एनिमल के बिहेवियर को देखने के लिए उसके बायोअकॉस्टिक और बायोलॉजिकल रिदम्स का अध्ययन करना भी जरूरी होता है. More generally, bioacoustic include the investigation of vocal and instrumental, acoustic, auditory, sense organs and the sound producing organs like vocal cords and instruments like feathers, wings, legs, etc. In all, it includes the study of production and perception of sounds, their mechanical and physiological process. It also includes the relationships between the vocalization of the animal and its habitat. Bioacoustics have contributed important knowledge to ethology in the area of the ontogeny of behavior. बायोलॉजिकल रिदम्स जो होते हैं ये एनिमल्स की रिकरिंग और रिदमिक घटनाओं के पीछे उनके कारण उनके जो कारण होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडीज के साथ ये जुड़ा रहता है. क्योंकि ये जो पीरियोडिसिटी होती है ये किसी भी एनिमल के व्यवहार में प्रमुखता से पाई जाती है. विश्व भर में जो बिहेवियर का स्टडी किया जाता है वो स्टडी अलग अलग तरीके से की जाती है. कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को उसके नेचर में या उसके जिस खुले वातावरण में वो रहता है उस खुले वातावरण में रहकर वो उसके बिहेवियर का अध्ययन करते हैं. और लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रेंड होते हैं और बेसिकली वो मानव के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं और उनका जो स्टडी एरिया होता है वो ज़्यादातर इसी लैबोरेटरी में करते हैं. तो इस तरह से इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया. फर्स्ट इथोलॉजिस्ट एंड सेकंड साइकोलॉजिस्ट. जो इथोलॉजिस्ट है दे वर्क इन फॉरेस्ट, इन नेशनल पार्क्स एंड इन रिजर्व यूजिंग कैमरा, बायनोक्यूलर एंड स्टॉप वॉच. ये जो साइंटिस्ट है जंगलों में अपने कैमरा और अपने बायनोक्यूलर जो इनका दूरबीन है और जो इनका स्टॉप वॉच है उनके साथ ये काम करते हैं. और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये ज़्यादातर लैबोरेटरीज में काम करते हैं और इनके लिए स्पेसिफिक तरह से कुछ कमरे बनाए जाते हैं या फिर उनके डिज़ाइन बॉक्सेस होते हैं और भूल भुलैया वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये अपना स्टडी करते हैं. सेकंड जो इथोलॉजिस्ट होते हैं
ये एनिमल्स को उनका जो प्राकृतिक हैबिटेट होता है उसमें एनिमल को उस प्राकृतिक हैबिटेट में रखकर ही उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं उनको बंधक बना के रखते हैं, और क्योंकि वो उसको किसी एक स्पेसिफिक लैब में या एक स्पेसिफिक कमरे में इस तरह से रखते हैं तो एक तरह बंधक बना के रखते हैं। थर्ड, जो इथोलॉजिस्ट होते हैं ये चींटी से हाथी, चूहे से जिराफ और अमीबा से बंदर तक सभी जंतुओं का स्टडी करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये किसी कुछ खास एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स रैट हुए, कैट हुआ, पिजन्स हुआ और चिंपैंजीज हुए, उन पर ये अपनी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जो इथोलॉजिस्ट होते हैं विजिबल एक्शंस जो होते हैं और उनमें जो बिहेवियर आते हैं उन पर ये स्टडी करते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये फीडिंग हुआ, इमोशंस हुए, ऐसे जो व्यवहार होते हैं उन पर ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, जो इथोलॉजिस्ट होते हैं ये व्यवहार को वातावरण या इन्वायरमेंट या फिर इन्वायरमेंट को बिहेवियर से दोनों को वाइस वर्सा करके स्टडी करते हैं। इनमें जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो इको इथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल के बिहेवियर को नर्वस सिस्टम के साथ जोड़कर उसकी फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं, और ऐसे क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको न्यूरो बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, जो इथोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने जंतुओं को नेचर में फ्री छोड़ के रखते हैं और उनको बहुत ही कम मारते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये एनिमल्स को पिंजरे में बंद करके रखते हैं और कभी कभी उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एनिमल्स को मारना भी पड़ता है। इस तरह से चाहे इथोलॉजिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, दोनों ही एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, लेकिन जो इनकी स्टडी करने का तरीका है कुछ अलग अलग है। इथोलॉजिस्ट एनिमल को प्राकृतिक रूप में प्रकृति में रखकर अध्ययन करते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल को अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, व्यवहार के अकॉर्डिंग उनको एक कमरे में बंद करके उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन दोनों का मेन मकसद जो होता है एनिमल्स के बिहेवियर को ही स्टडी करना होता है, और दोनों का तरीका कुछ अलग अलग होता है। दोनों ही अपने अलग अलग तरीके से एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ एथोलॉजी देखी, और उनमें अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग तरह से एनिमल्स के बिहेवियर को लेकर स्टडी की जाती है।